वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये सेशन लेकर जब मैं आपके सामने आ रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और खुशी किस बात की हो रही है कि मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग का रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, जो कि आपकी एमआरएस एग्जाम में 9 चैप्टर्स हैं और उन सभी चैप्टर्स का मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। तो ये चीज पूरी होती हुई एक आखिरी पड़ाव की तरफ आ जा रही है और आज हम लास्ट चैप्टर को यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, लास्ट चैप्टर जो आपका पजल्स है, कुछ पजल्स मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ। बाकी सारे चैप्टर्स का हमने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है और फोकस हमारा क्या रहा है रिवीजन करते हुए, एक ही फोकस रहा है कि एक क्लास में हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। जहां पर कंसेप्ट समझना जरूरी है, कंसेप्ट को समझकर आगे बढ़े, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जब तक आप खुद से मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तो आप कितने भी सेशंस देख लो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम टाइम में उन क्वेश्चंस को। तो ये मैंने आपसे बोला कि ये एक आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। बाकी जितना आपके पास टाइम है एग्जाम में, है ना, आपके पास जितना भी आप पर्टिकुलर टाइम दे रहे हो अपनी स्टडीज को, कुछ टाइम निकाल कर इन चैप्टर्स के और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। वो आपके टाइम टेबल पर डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हो। और सिर्फ ईएमआरएस एग्जाम जो कि अभी शेड्यूल्ड है उसी के लिए नहीं, बाकी आने वाला जो एग्जाम जो कि बच्चे बहुत समय से वेट कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी का, वो आपको बहुत जल्द, देखिए नॉन टीचिंग की तो उसकी लगभग सभी पोस्ट आ चुकी हैं, टीचिंग की पोस्ट पे आपको बहुत जल्द उसकी देखने को मिलने वाली है। तो उन सब, उसके लिए भी ये जो सेशंस रीजनिंग के आए हैं इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वहां पर भी रीजनिंग आपसे पूछी जाती है 20 नंबर की। तो ये सारे सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पूरी प्लेलिस्ट मैंने जो है इन सेशंस की बना दी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेना, जब भी आपको कोई ऐसा एग्जाम आता है जहां पर रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी तो इस प्लेलिस्ट को देखकर आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैंने आपको बता दिया कि कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहां पर रीजनिंग आने वाली है, उन सभी के लिए सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बस एक जो बैंकिंग की रीजनिंग आती है वो बहुत लेंथी और टफ होती है, उसके लिए आपको अलग एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन की जरूरत है। अदरवाइज टीचिंग एग्जाम में या एसएससी में या रेलवेज में, है ना, जहाँ पर वनडे एग्जाम्स में जो पजल्स या रीजनिंग पूछी जाती है वो नॉर्मल लेवल की होती है। ठीक है, तो चलो अब आज का सेशन शुरू करते हैं यहीं से। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा, बिकॉज ऑथेंटिक अपडेट्स आपको दी जाती हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की। और टीचिंग एग्जाम्स की बहुत कम समय में अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी प्रिपरेशन आपको कराई जाती है हमारी तरफ से। तो चलिए अब आज का सेशन फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहली जो पजल है हमारे सामने उसमें क्या है। आपको एक यहाँ पर पैराग्राफ के फॉर्म में एक डेटा दिया होता है, उस डेटा को आपने अरेंज करना होता है और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक तरह से इसका डेटा भी बनाते जाएंगे। ठीक, कैसे, देखते रहना। एक सप्ताह के सोमवार से शुरू करते हुए और रविवार को समाप्त करते हुए 6 व्याख्यानों का आयोजन किया गया है। व्याख्यान मतलब लेक्चर्स का। कंप्यूटर विज्ञान मंगल, जो कंप्यूटर विज्ञान यानी कि कंप्यूटर साइंस है, वो मंगलवार या शनिवार को नहीं है। मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है। सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है। और सांख्यिकी और अनुसंधान बच्चों के बीच एक दिन का अवकाश है। ठीक है, बीच में क्या है, एक दिन का रेस्ट है। अर्थशास्त्र के आयोजन से एक दिन पहले कोई व्याख्यान है ही नहीं। ऐसा क्यों बताया, क्योंकि उस दिन या तो अवकाश है और सोमवार अवकाश का दिन नहीं है। अब देखो, इसने क्या बोला, डेज हमें शुरू करने हैं सोमवार से लेकर रविवार तक, तो लिख लेते हैं। हिंदी में ही पूरी पजल है तो कोई बात नहीं, हिंदी में लिख लेते हैं। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और आपका संडे यानी कि रविवार। इन दिनों में जो है लेक्चर्स होने हैं। ठीक है, और यहाँ पर डेटा लिख लेंगे जो इसमें गिवन है, इन दिनों में लेक्चर्स होने हैं। अब पहला पॉइंट, 6 लेक्चर होने हैं। दिन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन है और लेक्चर्स कितने होने हैं, 6 होने हैं।
इसका मतलब एक दिन क्या है, छुट्टी है, और इन्होंने क्लियरली लिखा है कि एक दिन अवकाश है, लेकिन सोमवार को अवकाश नहीं है। तो पहला पॉइंट यही लिख लेते हैं कि सोमवार को अवकाश नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से शॉर्ट में जैसे समझ पाए वैसे लिख लो, जितनी जल्दी आप लिख पाओ चीजों को। अगली लाइन कहती है कंप्यूटर साइंस मंगलवार या शनिवार को नहीं है, तो इसको मैं CS लिख लेती हूँ। ये ना तो मंगलवार को है और ना ही शनिवार को है। क्लियर है इतनी बात? तो अगला पॉइंट, जो मनोविज्ञान है, इन्होंने बोला है मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है, तो ऐसे लिख लेते हैं, संगठनात्मक को लिख के इसके तुरंत अगले दिन क्या है, मनोविज्ञान। इसने क्योंकि यही लिखा है कि जो मनोविज्ञान है वो संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है, तो संगठनात्मक के तुरंत बाद मैंने इसको इस तरह से लिख लिया जिससे मैं समझ जाऊं। ठीक। फोर्थ पॉइंट, सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है। जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स, वो कब नहीं है, शुक्रवार को। चलो जी, ये भी हमने लिख लिया। और सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धतियों के बीच एक दिन का अवकाश है। सांख्यिकी और अनुसंधान, रिसर्च, इनके बीच में एक दिन का अवकाश है। यहाँ पर अवकाश के लिए मैं ये सिंबल यूज कर रही हूँ। अब इन सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच एक दिन का अवकाश है, ये नहीं बोला है कि पहले कौन सा आएगा या बाद में। पहले ये सांख्यिकी भी हो सकता है और अनुसंधान भी हो सकता है। अगला पॉइंट, अर्थशास्त्र के आयोजन से एक दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है। इसका मतलब अर्थशास्त्र से पहले कोई भी व्याख्यान नहीं है। तो उसका मतलब अर्थशास्त्र से पहले कोई व्याख्यान नहीं है, यानी कि हॉलीडे है, अवकाश है। ये सारी डिटेल्स एंड तक मैंने लिख ली हैं, और ये भी लिख लिया है कि सोमवार को अवकाश नहीं है। ठीक। अब ये 6 पॉइंट्स बन गए हैं, इनको मुझे इन डेज में अरेंज करना है अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी कि सांख्यिकी, एक सेकेंड, सांख्यिकी और जो ये अनुसंधान है, इसके बीच में अवकाश बता रहा है, और अर्थशास्त्र के आयोजन से एक दिन पहले अवकाश है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें एक लाइन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, या तो ये ऐसे है कि अर्थशास्त्र से पहले कोई व्याख्यान नहीं है, यानी कि अर्थशास्त्र पहला व्याख्यान होगा, तो यही चीज इसमें सही होगी। और उस दिन अवकाश नहीं होगा, है ना, क्योंकि दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं, सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच अवकाश आएगा, तो अर्थशास्त्र से पहले अनुसंधान जो अवकाश है वो नहीं आ सकता, क्योंकि या तो वो अनुसंधान से पहले आएगा या सांख्यिकी से, क्योंकि हमें इनमें नहीं पता कौन सा पहले है कौन सा बाद में। तो जैसे इन्होंने ये लाइन बोली है ना कि अर्थशास्त्र के आयोजन से एक दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे अर्थशास्त्र से पहले कोई भी व्याख्यान नहीं है, दैट मीन्स पहला जो व्याख्यान है वो अर्थशास्त्र का है। एक चीज आप ये समझ लीजिए। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हम क्या मानकर चलेंगे, सोमवार को अवकाश नहीं है ये हमने मान लिया है, लेकिन अर्थशास्त्र का जो है वो मान लेते हैं इससे पहले कोई व्याख्यान नहीं, यानी कि अर्थशास्त्र का जो व्याख्यान है वो पहला है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या आ गई है, अब देखो जो कंप्यूटर साइंस है वो ना तो यहाँ पर आएगा मंगल में, और ना ही कंप्यूटर साइंस कहाँ पर आएगा, शनि में आएगा। अगली चीज क्या है, जो सांख्यिकी है वो शुक्र में नहीं आएगी। जो सांख्यिकी है वो शुक्र में नहीं आएगी, और सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच एक दिन का अवकाश है। ठीक है, तो हम क्या मानकर चलते हैं, हम मानकर चलते हैं कि ट्यूसडे और बृहस्पतिवार, ठीक है, इनके बीच क्या है, अवकाश है। ये हम मानकर चल रहे हैं, देख लेते, सही भी बैठ सकता है, और ये हो गया इनके बीच में अवकाश। ठीक। अब देखो, अब क्योंकि और कोई सॉलिड पॉइंट हमारे पास नहीं था, तो हमने पहले इनको ही रख के देखा, क्योंकि इनके बीच में अवकाश बता रहे हैं। अब हमें दो चीजें एक साथ रखनी है, संगठन और मनोविज्ञान को। संगठन के जस्ट बाद मनोविज्ञान रखना है, तो दो जगह कहाँ पर आपको खाली मिल रही है, आपको वो देखना है। तो दो जगह या तो यहाँ पर आपका हो सकता है, या यहाँ पर शुक्र के बाद शनि या शनि के बाद रवि। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रख के देखते हैं हम, संगठन को शनिवार में रख दिया, ठीक है, और मनोविज्ञान को रख दिया हमने रविवार में। इतना क्लियर है? अब क्या बच रहा है, अब कंप्यूटर साइंस बच रहा है। अब कंप्यूटर साइंस की क्या कोई जगह बच रही है, बिल्कुल बच रही है। कंप्यूटर साइंस को आप कहाँ रख सकते हो, शुक्रवार में रख सकते हो। ठीक है,
कहाँ पे रख सकते हो, शुक्रवार में रख सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा सेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ पर मंगलवार में सांख्यिकी भी हो सकता है, अनुसंधान भी हो सकता है। ठीक है, सोमवार में अर्थशास्त्र हो गया आपका, और बुध में आपका अवकाश, बृहस्पतिवार में अनुसंधान या सांख्यिकी में से कोई, शुक्रवार को कंप्यूटर साइंस, फिर संगठन और फिर मनोविज्ञान, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें इसके क्वेश्चन आपको क्या गिवन है वो देख लेते हैं। अंतिम व्याख्यान कौन सा है, लास्ट लेक्चर जो है वो कौन सा है पूछा है। तो रविवार को लास्ट लेक्चर किसका है आपका, मनोविज्ञान का। कौन सा है, मनोविज्ञान का। तो ऑप्शन जो सी है आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो पजल में क्या होता है, जैसे हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे रखा है ना, तो ये एक ही कंडीशन में नहीं बन जाता, हमें अलग अलग पुट करके देखना होता है। मान लो छुट्टी हमने यहाँ पर रखकर देखी है, छुट्टी हमें यहाँ पर भी रखकर, अवकाश यहाँ पर भी रखकर देखना पड़ सकता है। तो पजल में आपकी एक, दो या तीन कंडीशन भी बन जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, शुक्रवार को कौन सा व्याख्यान है, तो फ्राइडे को कौन सा है आपका, फ्राइडे को है आपका कंप्यूटर साइंस। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह की पजल, देखो इसमें एक लाइन भी गड़बड़ थी, इसने पूरा गड़बड़ कर दिया था, है ना। तो आपको बहुत समझ के, तभी मैं बार बार कहती हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, तभी आप पजल को समझ पाओगे। अगली पजल पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मधु और शोभा ड्रामा और कंप्यूटर साइंस में निपुण है। ठीक है, अंजलि और मधु कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में निपुण है। इसके अलावा अंजलि, पूनम और निशा भौतिकी और इतिहास में, निशा और अंजलि भौतिकी और गणित में, पूनम और शोभा इतिहास और ड्रामा में निपुण है। तो कौन किस में निपुण है, अब क्या क्या चीजें हमारे पास यहाँ पर है, ड्रामा, कंप्यूटर साइंस, ठीक, फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ्स। अब जो जिसमें निपुण है उसके नीचे वो लिख लेते हैं। अब मधु और शोभा ड्रामा में दोनों आएंगी। ठीक है, तो मधु भी आ गई और शोभा भी आ गई, तो ये दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, मधु, शोभा। अंजलि और मधु कंप्यूटर साइंस में, मधु ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में आ चुकी है। ठीक है, अंजलि और मधु कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में आएंगी, अंजलि और मधु फिजिक्स में भी आएंगी। अंजलि, पूनम और निशा फिजिक्स में, फिजिक्स में अंजलि आ चुकी है, और कौन बचा, पूनम और निशा। तो पूनम और निशा, अंजलि, पूनम और निशा हिस्ट्री में भी हैं, तो अंजलि, पूनम, निशा। और क्या बोल रहा है, निशा और अंजलि फिजिक्स और मैथ में, तो निशा और अंजलि फिजिक्स में ऑलरेडी हैं, निशा और अंजलि मैथ्स में और कर देते हैं। पूनम और शोभा इतिहास और ड्रामा में, शोभा ऑलरेडी यहाँ है ड्रामा में, पूनम और लिख देते हैं। तो पूनम जो है और शोभा ड्रामा में आ गई है, पूनम और शोभा इतिहास में भी आनी चाहिए, पूनम ऑलरेडी यहाँ है, शोभा को यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामा में इनमें से कौन निपुण है। अब देखो जो कंप्यूटर साइंस में भी आए, हिस्ट्री में भी आए और ड्रामा में भी आए, इनमें से वो कौन है। अंजलि को देख लेते हैं, तो अंजलि तो ड्रामा में नहीं है, कैंसल। मधु ड्रामा में है। क्या मधु सीएस में है। क्या मधु हिस्ट्री में है, तो मधु हिस्ट्री में नहीं है, तो मधु भी नहीं होगी। शोभा पर आ जाते हैं, शोभा ड्रामा में है, शोभा सीएस में भी है। क्या शोभा हिस्ट्री में है, बिल्कुल है, तो शोभा सही जवाब हो जाएगा। अब ये टेबल बनाकर इजी हो गया ना आपके लिए बताना, तो सी ऑप्शन शोभा सही जवाब है। अगला, फिजिक्स, ड्रामा और कंप्यूटर विज्ञान में, जो तीनों में है ना, तो तीनों में देख लेते हैं कौन है, फिजिक्स, ड्रामा और सीएस। फिजिक्स, ड्रामा और सीएस में कौन कॉमन है, तो देख लेते हैं यहाँ पर, मधु, मधु, मधु। ठीक है, तो देखो ड्रामा में भी है, कंप्यूटर साइंस में भी, फिजिक्स में भी, कौन, मधु। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, मधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
तो पजल का मतलब ये है कि पहले आप उसको पूरा अरेंज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर तो आप आराम से कर ही सकते हो। अब बढ़ते हैं अगली पजल पर। अलग अलग तरह की पजल आपको यहाँ पर मैं कराऊंगी जितना ज्यादा पॉसिबल है, बाकी आप अपने खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 6 उत्पाद हैं हमारे पास, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, किसी दुकान की खिड़कियों पर प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। संख्या 1 2 3 4 5 6 वो खिड़कियां हैं, ठीक है। खिड़की 1 2 3 4 5 और 6 पर ये रखे गए हैं ये वाले उत्पाद। कौन सा कहाँ रखा है ये नहीं पता, वही अरेंज करना है, ठीक। पहला पॉइंट, यू वी के ठीक बाएं या दाएं नहीं है। इसका क्या मतलब है? यू ना तो वी के लेफ्ट में है ना राइट में, इसका मतलब यू वी का पड़ोसी ही नहीं है। पड़ोसी मतलब नेबर नहीं है। ना यू वी के दाएं बैठेगा ना बाएं बैठेगा, बिल्कुल पास में नहीं बैठेगा, यानी कि ये आसपास नहीं बैठेंगे। अगला पॉइंट क्या है? डब्लू एक्स के ठीक बाएं है। एक्स का ठीक बाएं क्या हो गया? डब्लू। देखो लेफ्ट इधर होता है ना, तो जस्ट लेफ्ट मैंने इस तरह दिखा दिया एरो से। ठीक बाएं का मतलब होता है इमीडिएट लेफ्ट, ठीक बाएं तुरंत इधर बैठा है। अगला पॉइंट क्या है? जेड जो है 6 पर नहीं रखा गया है। जेड जो है 6 नंबर पर नहीं आएगा, यहाँ पर जेड नहीं आएगा। अब इनको अरेंज कर लो, कैसे कर सकते हो? देखो z यहाँ नहीं आएगा, अब w और x पास पास बैठेंगे तो w और x की क्या क्या कंडीशन हो जाएगी? w x यहाँ भी हो सकता है, w x यहाँ भी हो सकता है, और w x यहाँ भी हो सकता है। तो सारी 3 कंडीशन हो सकती हैं, मैंने तीनों मान ली। क्या चौथी भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। w यहाँ और x यहाँ, ये बाकी आपकी क्या हो गई है? खाली पोजीशंस हो गई हैं। क्लियर है इतनी चीज आपको? डब्ल्यू एक्स क्योंकि साथ में बैठेंगे ना, तो एक ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं और ऐसे बैठ सकते हैं। क्लियर इतनी चीज? अब हम क्या, अब किस चीज को बिठाया जाएगा? ठीक है, अभी देख लेते हैं अब क्या हम आगे कर सकते हैं। यहां पर आप देखना, ठीक है। अब क्या और कोई पोजीशन बची है जहां पर डब्ल्यू और एक्स एक साथ आ सकते हैं? तो एक कंडीशन और बची है। 1 और 2 पे रख दिया, 2 और 3 पर रखना हम भूल गए, तो 2 और 3 पर भी डब्ल्यू एक्स हो सकता है। ठीक है, अब ये इतनी सारी कंडीशंस आपके सामने बन गई हैं, लेकिन और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बस ये है कि यहाँ पर z नहीं आएगा, यहाँ पर z नहीं आएगा, और u और v साथ में नहीं आएंगे। अब जब हमारे पास और कोई कंडीशन बची नहीं, तो अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ही हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर u खिड़की संख्या 5 पर रख दो, तो u को पहले आप 5 पे रख दो, तो u 5 पर कौन से केस में आ सकता है? ये केस नंबर भी मैं डाल देती हूँ। u को 5 पे रखना है, तो यहाँ पे u 5 पे नहीं आएगा, एक तो u यहाँ पर आ जाएगा, एक u यहाँ पर आ सकता है, और एक u यहाँ पर आ सकता है। तो अगर u यहाँ पर हमने रख दिया, आगे क्या कहता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा 6 पर आएगा? 6 पोजीशन पर फिर कौन सा आएगा? ठीक है, ये पूछ रहा है, तो फिर 6 पोजीशन पर कौन सा आएगा? अब एक बार बताओ, जब u यहाँ पर आ गया तो v इसके पास नहीं आएगा, v इधर कहीं आएगा, और z भी यहाँ z आना ही नहीं है, तो बचा कौन? u आ चुका है, v इधर कहीं आएगा, w और x ये रहे हैं, तो सिर्फ y बचा है जो यहाँ पर आएगा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? y। समझ आई ये बात? देखो u हमने यहाँ पे रख दिया, या u यहाँ पे रख दिया, या u तीनों कंडीशन में कहीं भी रख लो, v तो इसके पास आना नहीं है, तो v तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि v इसके पास नहीं ला सकते। z यहाँ हो नहीं सकता कि 6 पर नहीं होगा, तो बचा कौन? सिर्फ y बचा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा y। तो देखो, बिना पूरे सारे लोगों के बैठे भी हम आंसर निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हिंट दे दिया है। अब अगला देखो ध्यान से, अगले में बोला है कि अगर x खिड़की संख्या 3 पर हो, तो w कहाँ पर होगा? तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6, यहीं पर आपको बता देती हूँ, x को 3 पर बोल रहा है, और इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि x के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है? w। तो w कहाँ बैठेगा? 2 पर। तो ये तो ऑब्वियस है कि w कौन सी खिड़की पर बैठेगा? 2 पर बैठेगा। तो देखो, भले ही पूरी पजल हमारी
नहीं बन पाई क्योंकि हमारे पास डेटा इतना ही था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर तो हमने आराम से कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी होगी। क्लियर है इतना? अब चलो नेक्स्ट पजल पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें कुछ देखो, अगर आप पहली बार पजल पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। उसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, लेकिन हाँ, पहले अगर आपने पढ़ रखा है तो आप चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। क्लियर है? चलो अब अगली पजल पर बढ़ते हैं। अगली पजल क्या कहती है? अब ये बॉक्स वाली पजल है। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि हर तरह की पजल करा दूं। ये जो अभी ये खिड़कियों वाली थी 6 करने वाली, वो हमने कर ली। उससे पहले वाली कर ली, जो सब्जेक्ट वाइज करी थी हमने। और अब हम बॉक्सेस की बात कर लेते हैं। जब भी आप बॉक्स, पहले इसको पढ़ लेते हैं। बॉक्स पजल कहती है कि यहाँ पर 8 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में आगे पीछे होंगे। फिर ये कंडीशंस बता रहा है। वे काम करते हैं, पहले कंडीशंस लिख लेते हैं। पहली लाइन, 3 बक्से एस और क्यू के बीच हैं। तो हम ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3, एस और क्यू के बीच 3 बॉक्स हो गए। पहले कौन आएगा हमें ये नहीं पता अभी, लेकिन हमने ऐसे ही लिख लिया है। सेकंड, 2 बॉक्स टी और क्यू के बीच हैं। टी और क्यू के बीच हैं 2 बॉक्सेस, ठीक है। 2 बॉक्स पी और डब्ल्यू के बीच हैं, ओके। ये हमने लिख लिया। इससे बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। डब्ल्यू को क्यू के ठीक नीचे रखा जाता है। क्यू के ठीक नीचे डब्ल्यू आएगा। अब भाई बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे हैं तो ऐसे बनेगी पजल इस तरह से, क्योंकि एक के ऊपर एक तो ऐसे ही रखे जाएंगे ना बॉक्स, है ना। ये मैंने ऐसे रो बेस लिख लिया है जिससे जगह कम यूज हो। ये इसने बोला है कि जो डब्लू है क्यू के ठीक नीचे बैठा है ना। ये क्यू का बॉक्स है और ये डब्लू का इमीडिएट नीचे है। फिफ्थ में क्या कहता है पॉइंट में, 2 बॉक्स हैं आर और वी के बीच। आर और वी के बीच 2 बॉक्सेस हैं। 2 बॉक्स पी और यू के बीच भी हैं। 2 बॉक्स हैं पी और यू के बीच। बॉक्स वी को सबसे नीचे नहीं रखा गया है। वी जो है लास्ट में नहीं है, ठीक है। वी जो है वो लास्ट में नहीं है। अब हम पजल बनानी शुरू करते हैं। अब 2 तरीके हैं। देखो वैसे तो आपको पजल में भी वो बता देता है कि नंबर 1 वाला बॉक्स, टॉप पर जो बॉक्स है वो कौन सा है। तो या तो आप टॉप पर बॉक्स नंबर 8 ले लो या टॉप पर बॉक्स नंबर 1 ले लो। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि जो टॉप पर बॉक्स रखा है सबसे ऊपर 8 रखा है और सबसे नीचे 1 रखा है, तो आप ऐसे ले लेना, 8 7 6 5 4 3 2 1। और अगर ये बोले कि ऊपर नंबर बॉक्स नंबर 1 रखा है और सबसे नीचे 8 रखा है, तो इसको उल्टा कर देना, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर लेना। क्लियर है इतनी बात? चलो अब इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। और पजल में 2 से 3 कंडीशंस भी बन सकती हैं, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। अब मैं एक चीज देख पा रही हूँ, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है और क्यू इसमें भी है। तो क्यों ना क्यू से शुरू किया जाए, है ना। अब देखते हैं क्यू कहाँ पर आ सकता है। अगर मैं क्यू को सबसे ऊपर ले लूं और 3 डब्बे छोड़कर एस ले लूं, 1 2 3, और ये हो गया एस। समझते रहिएगा, क्यू को सबसे ऊपर ले लिया, 3 डब्बे छोड़कर एस रख दिया, पहली कंडीशन। दूसरी भी रख रही हूं अभी, क्यू और टी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, 1 2, ये हो गया आपका टी। एक और कंडीशन ले रही हूं चौथी, क्यू के जस्ट नीचे डब्लू है, ये टी है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या इसी से हमारी चीजें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। वी लास्ट में नहीं है तो वी यहाँ पर नहीं आएगा। अब मैंने ये कंडीशन ले ली। अब देखते हैं क्या कनेक्ट कर रहा है। अब थर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं। थर्ड कह रहा है कि P और W के बीच 2 बॉक्सेस हैं। तो W तो ये रहा 1 2, P यहाँ नहीं आ सकता, कंडीशन गलत हो गई। कंडीशन गलत हो गई है। क्यू के जस्ट नीचे डब्लू आ गया, लेकिन डब्लू और पी के बीच 2 बॉक्सेस होने चाहिए, तो डब्लू से ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि एक ही है। तो नीचे 2 बॉक्सेस छोड़ के देखते हैं, डब्लू के नीचे 1 2, लेकिन यहाँ पी आना चाहिए था, यहाँ ऑलरेडी एस है, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई है। अब एक काम करती हूँ, क्यू को मैं 7 नंबर पे रख के देख लेती हूँ। अब क्यू को 3 छोड़कर फिर एस ले लो, ठीक है। क्यू को 2 छोड़कर टी ले लो, ऊपर तो नहीं ले सकते एक ही है,
तो 2 छोड़कर टी मैंने ये ले लिया। फिर क्यू के जस्ट नीचे डब्लू ले लो, ले लिया। अब डब्लू वाली पी वाली कंडीशन ले लो। अब क्या पी और डब्लू के बीच दो आ सकते हैं? एक दो ऊपर तो नहीं आ सकते, एक दो नीचे भी नहीं आ सकते, ये कंडीशन भी हमारी रॉन्ग प्रूफ हो गई है। अब क्या करें? अब क्या करें, एक बार बताओ। अब मैं अगर क्यू को 6 नंबर पर ले लूं और क्यू के जस्ट नीचे आ जाएगा डब्लू, वही कंडीशन, क्यू और एस के बीच में तीन, एक दो तीन, ये हो गया एस, और इसके जस्ट ऊपर टी आ जाएगा, और ये हमारी दो कंडीशंस। अब देखो, पी और डब्ल्यू के बीच दो आने हैं, एक दो, अब पी यहाँ आ सकता है, अब पी यहाँ आ सकता है। और क्या कंडीशन इन्होंने बोली है? पी और यू के बीच भी दो बॉक्सेस हैं, तो एक दो, ओफो, अब यू यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो ये तो सारी कंडीशंस हमारी क्या हो रही हैं? रॉन्ग हो रही हैं। ठीक है, तो देखो मैंने इतनी सारी कंडीशंस आपको अब यहाँ पर अगर आपको एक चीज बता देता, अगर आपको यहाँ पर एक चीज, ये देखो मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, मैं आपको सिर्फ एस्पेक्ट्स बता रही हूँ कि क्या क्या तरीका हो सकता है। अगर ये आपको बता देता कि एस ऊपर है क्यू से, या आपको ये बता देता है कि क्यू ऊपर है एस से, तो ये थोड़ा आसान हो जाता आपके लिए। ठीक है, लेकिन अभी हमें यही नहीं पता, अभी हमने क्या करके देखा, हमने क्यू को ऊपर लेके देखा है तीनों कंडीशन में। अब हम क्या करेंगे, क्यू को ऊपर लेके देख लिया, बात नहीं बन रही, अब एस को ऊपर लेके देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एस को ऊपर लेकर देखते हैं। फिर से नंबरिंग कर लेती हूँ, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। एस को ऊपर लेके देखते हैं। अब एस को मैं लेती हूँ कहाँ पर? 7वीं पोजीशन पर। अगर मैंने एस लिया तो तीन बॉक्स छोड़ के क्यू आना है, तो एक दो तीन छोड़कर क्यू, और क्यू के नीचे आ गया डब्लू, और टी और क्यू के बीच दो, एक दो, तो ये आ गया आपका टी। क्लियर है? पी और डब्लू के बीच दो, एक दो, ये पी भी आ गया यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात? पी और यू के बीच दो, तो एक दो, यू यहाँ तो नहीं आ सकता, दोनों देखना होता है, ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे तो दो के बाद डब्लू है, तो ऊपर दो के बाद यू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये कंडीशन, अब देखो, एक ये जगह बची है, एक ये बची है, आर और वी के बीच दो बॉक्सेस हैं। अब आर कहाँ आए और वी कहाँ आए? वी लास्ट में नहीं आ सकता, तो वी यहाँ पर आएगा और आर यहाँ पर आएगा, और ये पूरे बॉक्सेस हमारे सेट हो चुके हैं। तो देखो, अगर इसमें हम ये बता देते ना कि एस ऊपर आएगा या क्यू ऊपर आएगा, क्यू जो बॉक्स है वो एस से ऊपर है, या बता देता एस क्यू से ऊपर है, तो हम जल्दी इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन जब हमें यही नहीं पता कि ऊपर कौन है, तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने में, सारी कंडीशन पुट करके देखने में टाइम लगेगा। अब जो एस को पहले ऊपर रख लेगा उसका आंसर जल्दी आ जाएगा, जैसे हमने पहले क्यू को ऊपर रख लिया तो हमारा आंसर लेट आया। अब इसके क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा बॉक्स सबसे नीचे है? तो सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है? आर। सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है? आर। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी और आर के बीच में कितने बॉक्स हैं? पी और आर के बीच में, तो ये पी है और ये आर है, कितने बॉक्स हैं? एक दो तीन। तो पी और आर के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस हैं। आई होप ये जो भी पजल मैंने आपको बताई है, जो भी अप्रोचेस बताई हैं, अब आप पजल आराम से कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ आ गया कि कंडीशंस कैसे पुट करके देखते हैं। ठीक है, अब अपनी बढ़ते हैं अब सेशन के एंड की तरफ। जितने, देखिए मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो, पजल पहली बार पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली मैं हूं या कोई भी हो, आपको चीजें समझने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आ रही होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिलहाल ईएमआरएस एग्जाम के लिए आप इसमें ज्यादा टाइम ना दें। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो एक बार और इस सेशन को देखें, 2 बार देखें, या और क्वेश्चंस कहीं से प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो, आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो अब इतना समय नहीं है कि आप 1 या 2 नंबर के लिए अब इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, या बहुत ज्यादा टाइम दो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी। बाकी देखो, इस चैप्टर के अलावा जितने चैप्टर्स हैं वो आप सब कर सकते हो। अगर आप पहली बार भी रीजनिंग पढ़ रहे हो, पूरी प्लेलिस्ट जो है
आज हमारे जो है सारे चैप्टर्स खत्म होते हैं। ये हमारे से सिलेबस में जितने भी रीजनिंग के चैप्टर्स हैं वो सब फिनिश होते हैं। मेरी एंड से जितना मैं कर सकती थी आपके लिए, आई हैव डन ऑल द थिंग्स। ठीक है, आपको कंसेप्ट भी बताने की कोशिश करी और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी है, जितना मैं टाइम बाउंडेशन में आपको करवा सकती हूँ। तो प्लेलिस्ट में बाकी देखो, पजल के अलावा सारे चैप्टर्स आप कर सकते हो, भले आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लेलिस्ट में जाके बाकी चैप्टर्स की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कोई भी डाउट है अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपको, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वो तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर सारी अपडेट्स दे दी जाती हैं, और हर टॉपिक पर वीडियो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो मैं वहीं पर दे देती हूँ। हर टॉपिक पर वीडियो नहीं बन पाता है। तो सिलेक्शन मेट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सभी अपडेट पेपर का, किसी भी पेपर का जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनकी अपडेट, पेपर पैटर्न, एनालिसिस, पेपर के बाद कैसा पेपर का लेवल रहा है, सारी चीजें आपको वहीं पर नोटिफाई होंगी। और अब तक अगर आपको सेशन में कुछ भी फायदा मिला है, अच्छा लगा है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप सब लोग वीडियोस को देखते हो बट लाइक नहीं करते। तो अगर आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और जो सेशंस की पीडीएफ होती है वो मैं टेलीग्राम पर देती हूँ, जिसका लिंक मैंने आपको बता दिया है। अगर आप में से कोई भी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा है, टीजीटी पीजीटी मैथ्स, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी हो या ईएमआरएस हो या यूपी टीजीटी हो, एनवीएस केवीएस, अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथ्स के एस्पिरेंट हो तो नोट्स और स्पेशल क्लासेस के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओनली व्हाट्सएप ही करना है इस नंबर पर। ठीक है, बाकी जो भी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराती हूँ, वहां पर आप अपना डिस्कशन भी कर सकते हो। आज के सेशन को मैं यहीं वाइंड अप करूंगी और इस पूरी सीरीज को यहीं पर वाइंड अप करूंगी। रीजनिंग की जो सीरीज हमने कंप्लीट की है 10 क्लासेस, और आई होप आपको इससे हेल्प जरूर मिले। बाकी जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा वेटेज उसी का है, और सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए। और सब्जेक्ट अपना जो मेन सब्जेक्ट है उस पर भी अच्छे से फोकस रखिए। रीजनिंग का अब यहाँ तक ही हम इसको फिलहाल रखेंगे, बाकी जल्द मिल देंगे। और क्लासेस जो है आपको सारी ईएमआरएस की जितनी भी क्लासेस आई है ना, प्लेलिस्ट मैंने ईएमआरएस के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर मैंने जनरल अवेयरनेस आपको कराया है, कंप्यूटर कराया है, और सारे सब्जेक्ट्स कराए हैं, तो उस प्लेलिस्ट को भी गो थ्रू हो जाना, वहां पर आपको और क्लासेस भी मिल जाएंगी। होप आपको सेशन अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है, शेयर जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगा है अपने दोस्तों तक। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।